हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे कर रखिए, वो दो पार्ट भी देख सकते हैं। इस पार्ट के अंदर हम 19 दिसंबर 2017 के जो 40 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो 20 क्वेश्चन है इस सेट के, हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपीएसआई की 2021 की तैयारी कर रहे हैं, साथ में एमपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एनटीपीसी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएसआई 2017 में ये सारे के सारे एग्जाम हुए थे। 2017 में 27 शिफ्ट में पेपर हुए थे। देखिए अभी 3.5 लाख से ऊपर, सॉरी 13.5 लाख, मतलब करीब करीब 14 लाख के ऊपर फॉर्म आ चुके हैं। तो ये समझ लें कि 60 शिफ्ट में तो करीब पेपर हो गई। तो पिछली बार 27 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो वहां पर 4 लाख फॉर्म थे। ठीक है, और अभी 60 शिफ्ट में तो पेपर होना ही है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारे सीरीज के पार्ट नंबर, टोटल 54 पार्ट आएंगे, उसका ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये जो रिटर्न एग्जाम होता है उसकी ये स्कीम है। 3 फेज में एग्जाम होता है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 फेज होते हैं। पहला जो रिटर्न ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होता है उसकी ये स्कीम है। 4 सब्जेक्ट आते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन रहते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है ना 2.5 मार्क्स का रहता है। ठीक है, जो पहला फेज क्लियर करेगा वो दूसरे फेज जो कि फिजिकल एग्जाम होता है उसमें जाता है, और जो दूसरा फेज क्लियर करता है वो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाता है, और फिर ये तीनों फेज जो क्लियर करता है वो फाइनली ज्वाइन करता है। ठीक है, अ, देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी जो है ना, हम ऑलरेडी 16 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पे यदि नए हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी सर्च करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो 16 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिए उनको, और देख के आपको पता लगेगा किस तरीके की हिंदी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और जो मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान है, इसके 6 पार्ट लगभग डिस्कस किए जा चुके हैं। चैनल पर देखिए, ओल्ड पेपर के हैं सारे। ठीक है, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ्स, मैथ का ये पार्ट नंबर 3 है। बहुत जल्दी सारे पार्ट आएंगे, और रीजनिंग का ऑलरेडी एक पार्ट डिस्कस किया जा चुका है और ये इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, श्याम ने 3600 रुपए के 2 मोबाइल फोन खरीदे हैं। ठीक है, एक मोबाइल फोन पर 50% का लाभ पर, सॉरी, लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना तो कोई लाभ हुआ है और ना ही नुकसान होता है, तो दो मोबाइल फोन की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बीच अंतर क्या है। देखिए 3600 रुपए में सेल किए, हमें नहीं पता पहला कितने में बेचा दूसरा कितने में बेचा, लेकिन हम दो पार्ट कर देते हैं, पहला एक्स मान लेते हैं और दूसरा 3600 माइनस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, 3600 माइनस एक्स, ठीक है, आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको 3600 ही बन जाएंगी। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा 3600। दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो मैंने इस एक्स वाले जो पार्ट है उसको मैंने मान लिया कि इस पे 50% का लाभ हो रहा है। देखिए जो भी लाभ होगा वो 100 के ऊपर होगा, और जो भी हानि होगी वो 100 के ऊपर ही होगी। ठीक है, जैसे अगर 50% का लाभ हुआ तो 150 लिख दिया, 150 अपॉन 100 कर दिया। 60% का लाभ हुआ तो 160 अपॉन 100 कर दिया। 10% का भी लाभ हुआ तो 110 अपॉन 100 कर दिया, और हानि 5% की हानि हुई तो 95 अपॉन 100 कर दिया। 10% की हानि हुई तो 90 माइनस, सॉरी 90 अपॉन 100 कर दिया। 5% की हुई तो 95 अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से चलना है, तो इस 100 को बेस मान के चलना है हमको। तो अभी क्या हो रहा है कि 100% का, सॉरी 50% का लाभ हो रहा है, तो पहले पार्ट पे 50% का लाभ हुआ यानी 150 अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, बराबर में दूसरे पार्ट पे क्या हो रहा है, जो 3600 माइनस एक्स है इस पे हानि हो रही, कितने की हो रही, 25% की, तो 25 अपॉन 100 कर दिए। सॉरी 25% की हानि हो रही तो 75 अपॉन 100 करेंगे, कितना करेंगे, 75 अपॉन 100। ठीक है, 100 में से 25 घटा देंगे, 75 अपॉन 100। देखिए 100 से तो 100 ही सामने कट रहे हैं, और 75 बन जाए 75, और 75 टू जा 150। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2x हो गया, और इधर माइनस एक्स था तो इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, और बराबर में 3600। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और ये 1200। 2x प्लस 1x को जोड़ देंगे तो 3x हो जाएंगे, और 3x का उधर डिवाइड कर देंगे सामने, तो ये आपके 1200 आ गए। ठीक है, तो ये 1200 जो है ना, मतलब x की वैल्यू हो गई। तो पहला मोबाइल कितने का हो गया, ये पहला पार्ट 1200 का। अगर पहला पार्ट 1200 का है, मतलब एक मोबाइल है ना 1200 का बेचा, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक 2400 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि दोनों में लग 2400 प्लस 12 जोड़ोगे तो 3600 हो जाएगा, ठीक है, 24,000 नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ ना कोई नुकसान होता है तो दोनों फोन की लागत मूल्य के बाद बीच क्या अंतर है। लागत मूल्य पहले की 1200 है, दूसरे की है 2400, तो इनके बीच अंतर कितना है, अंतर कितना हो जाएगा 2400 माइनस 1200 बराबर 1200, कितना हो जाएगा 1200, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को, गोला क्या होता है, गोला यानी सॉलिड, ये सॉलिड, ठीक है। 12 सेंटीमीटर, जैसे कि एक सेब ले लो, तो सेब एक क्या है, एक गोला है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन, बेलन कैसा रहता है, इस तरीके का, ये जो है ना सिलेंडर, बेलन क्या है, सिलेंडर, ठीक है, ये बेलन है आपका, ठीक है। एक बेलन में रखे हुए पानी में डाल दिया जाता है, मतलब इस सॉलिड को है ना उठा के इसके अंदर डालना है, ठीक है। अगर गोले को पूरी तरह से पानी में डुबोया जाता है तो बेलन में जल स्तर की हाइट बताइए, ठीक है। इसका आर कितना देखा रखा है 6 सेंटीमीटर, और इधर आर देके रखा है 12 सेंटीमीटर। देखिए जब भी हम किसी चीज को किसी दूसरे सॉलिड चीज के अंदर डालेंगे तो उन दोनों का वॉल्यूम को हम इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इस चीज को इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। तो हम इक्वेट कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, और जो चीज निकालना होगी उसको वैसे का वैसा रख देंगे। जैसे आर है, आर इसमें दे के रखा है तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे वॉल्यूम के अंदर, और जो चीज जैसे हाइट का पूछा है तो हाइट वैसे फाइंड करना है तो हाइट एच लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले, सबसे पहले गोले का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब गोले का आयतन बराबर हो जाएगा सिलेंडर का आयतन। सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है कि नहीं। तो यही तो पूछा है कि एच कितने ऊपर पहुंच जाएगा, जब ये पूरा का पूरा वॉल्यूम है कितना, इसकी आर है इसकी आर है ना 6 सेंटीमीटर, तो ये इसके अंदर डालना है। तो सपोज पहले ये कुछ ऐसा भरा होगा, जब इसे अंदर डालेंगे तो ये पानी ऊपर पहुंच जाएगा ना कुछ, तो वही जब इसका पूरा वॉल्यूम इसके अंदर आएगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, सेम। 4/3 का 4 बटे, देखिए पाई से पाई सामने कट रहा है, 4/3 का 4/3 ही लिखा रहने देते हैं, और क्या है आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी देख रखी है 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, 6 × 6 × 6 3 टाइम्स है ना, और आर स्क्वायर, आर इधर कितना देखे रखा है 12, 12 एच तो फाइंड ही करना है। तो 6 से कट कर दो, 6 से 2 जा, अब 2 4 बचा, 4 से 4 कट गया, और 3 2 जा 6, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका, h बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 375 है और उनका महत्तम समावर्तक 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक 75 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या है। देखिए जब भी मैंने पहले भी बताया रखा है, एलसीएम एचसीएफ के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो एक फॉर्मूला तो पहले ही से याद अच्छे से ये रखना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला बता के रखा है, एक तो ये याद रखो, और दूसरा क्या रखो, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या बराबर, हाँ बराबर एचसीएफ और एलसीएम। ये अगर जैसे सपोज करो कि पहली संख्या सपोज ए है और दूसरी संख्या का रेशियो देके रखा है बी, और एचसीएफ है ना सी है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी a इंटू सी, मतलब a का गुणा c कर दोगे तो पहली संख्या निकल आएगी, और दूसरी संख्या कैसे निकलेगी b इंटू सी करके निकल जाएगी, ठीक है। और एलसीएम कैसे निकलता है, तीनों का आपस में गुणा कर दो, रेशियो इंटू एच, पहली संख्या का रेशियो दूसरी संख्या का रेशियो इंटू एचसीएफ, तो मतलब a इंटू बी इंटू सी कर दोगे तो आपको एलसीएम निकल जाएगा। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता के रखे हैं पहले और दूसरे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए पहली दूसरी संख्या मतलब पहला वाला फॉर्मूला काम में आ रहा है, कैसा कि दो संख्याओं का एलसीएम देके रखा है 375, तो 375 रख दिया, और उनका एचसीएफ देके रखा है तो एचसीएफ 25 रख दिया, और दो संख्याओं में से एक तो 75 है तो इधर एक 75 रख दिया, और दूसरी निकाल लेते हैं पहले,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 बन जाए 25, 25 3 जा 75, 3 से ये कर दो, 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, और 375 है ना, और 3 5 जा 15, मतलब दूसरी संख्या आपकी आ गई 125। कितनी आ गई? 125। तो ये पूछा, पहली संख्या आपकी 75 है और दूसरी संख्या आ गई 125। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या है? तो छोटी संख्या है आपकी 75 और बड़ी संख्या है आपकी 125, इनके बीच अनुपात क्या है? 75 बन जाए 70, और सॉरी 25 3 75 है ना, और 25 पंचे 100, 3:5। ठीक है, 3:5 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, यदि बिना पुनरावृत्ति के, कोई पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी डिजिट है ना रिपीट नहीं करना चाहिए, एक बार जो ले लिया बस ले लिया। 7 1 3 5 9 और 6 का उपयोग कर कोई 5 अंकों की संख्या बेतरतीब ढंग से बनाई जाती है, बेतरतीब ढंग से बनाई जाती है, तो इसके 2 से विभाज्य होने की क्या प्रायिकता है? तो ठीक है, सबसे पहले तो 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता देखिए, 2 से, साथ में 2 से देखिए, 3 से देखिए, 5 से देखिए, 4 से देखिए, 5 से देखिए, 8 से देखिए, और 9 से भी देखिए। ठीक है, और 11 से देखिए। सबसे पहले विभाज्यता के नियम देखिए, तो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं उनको, लेक्चर एक सेपरेट ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं सबके विभाज्यता के नियम। कैसे विभाज्य, कोई संख्या कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे ये संख्या लिखी है तो वो किससे डिवाइड है किससे नहीं है ना। तो 2 से विभाज्यता के नियम समझो, 2 से विभाज्य संख्याएं वही होंगी जिनके यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 ये रहेंगे, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि ये 365 लिखा है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ना तो 0 है ना 2 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इसके पीछे 0 लिख दिया तो ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही 3 से कौन संख्याएं डिवाइड होंगी? वो संख्याएं जिनकी डिजिट सम करने पर 3 से डिवाइड हो जाए। डिजिट सम कैसा? इनको आपस में ऐड कर देना, 6 + 3 9, 9 + 5 9 + 5 14, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है। जैसे कहीं लिखा है 7 5 ये ऐसा लिखा है, तो ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इन्हें आपस में जोड़ दो। 7 और 5 और 7 और 5 12 12 24, मतलब 24 आ रहा है, तो 24 3 से डिविजिबल है, यस। तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, ये तो हो गया 3 से डिविजिबिलिटी के रूल। 4 से क्या होता है? 4 से हमको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अभी हम 2 के अंदर यूनिट डिजिट देख रहे थे, 4 के अंदर हमें 2 डिजिट देखना है, इकाई और दहाई के अंक देखना है। इसको 4 से डिवाइड करके देखना है, मतलब पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। 4 4 बन जा 4, 3 बचा, और 3 5 35 जो डिविजिबल नहीं हो रही, तो मतलब ये संख्या भी 4 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे एक बहुत बड़ी संख्या लिखी है 3 7 6 9 2 5 6 9 2 4, हमें ये चेक करना है कि ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप कुछ मत करो, ओनली लास्ट के 2 डिजिट देख लो, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये सारी संख्या भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गया 4 से। 5 का क्या रूल है? इसमें हमें केवल 0 और 5 देखना पड़ती है। क्या देखना पड़ती है? 0 और 5। पूरी संख्या में हमको ये देखना पड़ती है कि उसके लास्ट में 0 या 5 है कि नहीं। 0 और 5 के अलावा कोई सा भी डिजिट होगा तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे ये 3605 लिख दिया, तो ये 5 से डिविजिबल है, यस, बिकॉज यूनिट डिजिट इसका 5 है। अगर यूनिट डिजिट 5 नहीं होता, 0 भी होता ना, तब भी ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 और 5 दोनों होना चाहिए यूनिट डिजिट के अंदर। ठीक है, अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 8 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, केवल संख्या में हम वो देखते हैं, जैसे ये 4 में क्या कर रहे थे, हम ओनली 2 डिजिट देख रहे थे, तो 8 के अंदर हम 3 डिजिट देखेंगे। ये 3 डिजिट है, ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये तीनों के तीनों 8 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 बच रहा है, तो ये संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों नंबर है ना 8 से डिविजिबल होना चाहिए, ओनली 3 डिजिट। जैसे ये और दूसरा नंबर लिखा है, सपोज करो 3 7 9 6 5 4 9, ये इतना बड़ा नंबर लिखा है, हमें चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है? 5 4 9 9 18, मतलब 18 जो है ना वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं है, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब 9 से डिविजिबिलिटी के रूल। 9 से डिविजिबिलिटी के रूल सेम वही है जो 3 से डिविजिबिलिटी के रूल है।
हम क्या कर रहे थे, सभी को आपस में जोड़ रहे थे, आपस में जोड़ के देख रहे थे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वैसे ही 9 में करना है। जैसे कहीं पे नंबर लिखा है 9876, अब ये पूछ लिया 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इन्हें आपस में जोड़ दो। 9 8 17 7 24, 24 और 6 30। तो ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, 30 9 से डिविजिबल होता है कि नहीं, नहीं होता। तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं सबको जोड़ के 27 आ गया तो फिर हम कह देंगे 9 से कट रहा है, तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 11 भी देख लीजिए साथ में। जब भी कोई नंबर लिखे आप, देखिए यहाँ पर पूरा ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल आज यहाँ पे खत्म हो गया। जैसे कोई नंबर लिखा है 396,506, ये नंबर लिखा है 66 मान लो, ठीक है। ये नंबर लिखा है, हमें ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करो, विषम स्थान किस नंबरों को जोड़ दो और सम माइनस सम स्थान के नंबरों को घटा दो। देखिए इस सारे को इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 से डिविजिबिलिटी के रूल और चेक करना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी, जैसे मेरे को ये नंबर चेक करना है 539265 ये नंबर चेक करना है, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये फटाफट क्या करो, इसको मतलब विषम स्थानों के नंबर को जोड़ दो। 9 5 14 6 20 9 29, ठीक है। माइनस सम स्थानों को जोड़ दो, 3 2 5 5 10, 29 में से 10 गए तो कितने बचे, 19। हमेशा 0 या फिर 11 ये संख्या आएंगी तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। अब 19 आया, ना तो 0 आया ना 11 आया, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आज हमने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ लिए, और आई होप आप आगे दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई 5 अंकों की संख्या बेतरतीब ढंग से बनाई जाती है तो इसके 2 से विभाज्य होने के नियम। 2 से विभाज्य वो ही होते हैं जिनके पीछे 0 2 4 6 आता है। तो 6 केवल एक, इन सारे के सारे में 6 केवल एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो एक ही चांस है, केवल एक ही चांस है जो कोई 5 अंकों की, 1 2 3 4 5 6, टोटल डिजिट कितने हैं, 6। तो हमारा कितना, एक ही चांस है 6 में से कि वो 2 से डिविजिबल हो, जब लास्ट में 6 हो, ठीक है। और रिपीट होना नहीं है। तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145। ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है। ए जो है बी की तुलना में दोगुना कुशल है। कुशल मतलब सक्षम, एफिशिएंट। ए बी की तुलना में दोगुना कुशल है, 2 1। तो ये क्या है, एफिशिएंसी आ गई। और एफिशिएंसी का अपोजिट रहता है टाइम। क्या होता है कि देखिए कार्य या बोला जाए वर्क, कैसे निकलता है वर्क, जब एफिशिएंसी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे लिए कार्य मिलता है कि नहीं। और यहां से अगर एफिशिएंसी निकाला जाए तो कार्य अपॉन समय होता है कि नहीं, कार्य अपॉन समय यानी वर्क अपॉन टाइम, ये होता है एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी तो समय कम लगेगा, अगर समय ज्यादा लग रहा है तो एफिशिएंट कम है बंदा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1:2, ठीक है। ये एफिशिएंसी का कोड। सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम लेता है यदि ए से शुरुआत करते हुए वे बारी बारी से काम करते हैं। शुरुआत किससे कर रहा है, ए से, और बारी बारी से काम कर रहा है, तो कितने दिनों में सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, तो हमने लिख दिया दुगना कुशल है। और सारे काम को पूरा करने के लिए 20 से 12 दिन कम लेता है, मतलब समय में कितना डिफरेंस दे के रखा है, 12 दिन। और यहाँ पे समय में डिफरेंस कितना है, 1:, तो 1:, की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है। तो ए को कितना टाइम लग रहा है, 12, और बी को कितना टाइम लग रहा है, 24, ठीक है, 24 दिन, ठीक है। तो ए कोई काम 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी कोई काम 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो टोटल यदि वर्क देखा जाए तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेके, तो 24 टोटल वर्क हो गया। और एफिशिएंसी 1 और 2 पहले से ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ए से शुरुआत करें तो ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। तो मतलब 2 दिन के अंदर आपका काम कितना हो रहा है, 2 और 1 3, 3 काम हो रहा है। और हमें काम कितना करना है, 24, कितना करना है, 24। मतलब 3 का हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 8 में,
8 3 24 हो रहा है कि नहीं डायरेक्ट 24। तो 8 में इधर भी करना पड़ेगी, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 16 आंसर आ रहा है। ठीक है, 16 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146। ये क्वेश्चन देकर रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें जब भी ऐसा कुछ दिया रखे तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। बस इसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए यहाँ पर ऊपर। इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक तो मिलेगा 0.5453 प्लस 38 मिलेगा, एक ये मिलेगा, और एक मिलेगा आपको 0.53 माइनस 0.38, माइनस 0.38, एक ये मिलेगा, और बटे में 0.53 प्लस 0.38 ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लस वाले से प्लस वाला कट गया, और इधर प्लस में क्या लिखा है, 5 तो बाहर है, और साथ में 11 प्लस 6 करेंगे तो ये 0.6 और एक 7, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये घटाना है, 0.53 में से 38 माइनस करेंगे तो 2 और 10 12 13 14, मतलब 0.14 इधर बचेगा, प्लस 3 5 13 5 150 बचेगा, 0.15 बचेगा, और 17 5 से 85, मतलब 0.85, 0.85 है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85 प्लस 1, 85 प्लस 15 करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 85 प्लस 15। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147। एक गांव की कुल आबादी x है, जिसमें से 40% महिलाएं हैं। पता नहीं कितनी आबादी है, x है, मान लिया उसमें से 40% महिलाएं हैं, और अगर 40% महिलाएं हैं तो 60% क्या हो जाएंगे, 60% पुरुष हो जाएंगे। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, जो कि 4000 है। गांव में निरक्षर महिलाओं की संख्या गांव में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है। तो आधे के बराबर है, तो जो की मतलब जो की जब भी मतलब उस सेकंड वाले में निरक्षर पुरुषों के आधे के बराबर है, मतलब निरक्षर पुरुष कितने हैं, 4000। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। एक्स का मान क्या होगा, एक्स की वैल्यू बताना है। अगर गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या 6000 है, तो देखिए पहली चीज देखिए, निरक्षर पुरुष जो कि कितने देखे रखे हैं, 4000। तो ये निरक्षर जो है ना, निरक्षर पुरुष जो है ना, निरक्षर पुरुष देके रखे हैं 4000, और निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी बोली है, आधे, पुरुषों के आधे। तो निरक्षर महिलाएं देखें, निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी, पुरुषों की आधी। तो पुरुष कितने हैं, 4000, 4000 बटे 2 कर देंगे तो मतलब 2000 निरक्षर महिलाएं। ठीक है, और गांव में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या, ये तो निरक्षर हो गई, साक्षर महिलाएं कितनी है, साक्षर महिलाएं हैं आपके पास 6000, मतलब उस गांव के अंदर 6000 प्लस 2000 कितने हो जाएंगे, टोटल 8000। कितने हो गए, 8000। और ये देखकर जिसमें 40% महिलाएं हैं, तो बस ये 40% की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो मतलब एक्स की वैल्यू भी मिल गई। 40% की वैल्यू निकाल ली हमने कि ये 8000 हो रही। इधर से 0 से 0 कट कर देंगे, 4 2 जा 8, मतलब 200, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1% 2000 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 2 जीरो, और मतलब 20000। 20000 टोटल जनसंख्या है, जिसमें कि 8000 आपकी महिलाएं। ठीक है, तो क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20000। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, 12 दिसंबर 1993 को क्या बार था, यदि 3 जून 1970 को बुधवार था। देखिए 3 जून 1970 को क्या हो गया, 1970 को बुधवार है। ठीक है, अगर बुधवार है तो 3 जून 1970 को यदि बुधवार है तो 12 सितंबर 1993 को क्या होगा, 1993 को क्या। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले तीन चार चीजें समझ लो कैलेंडर के बारे में।
जैसे कोई नॉन लीप ईयर होता है जो 365 दिन का रहता है, इसे हम नॉन लीप ईयर कहते हैं। वो जो लीप ईयर रहता है वो 366 डेज का रहता है। तो इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा दिनों की संख्या, एक्स्ट्रा दिन मतलब वो दिन जो 7 से डिवीजन करने के बाद आते हैं। जैसे इसको मैं 7 से डिवीजन करूं, डिवाइड करूं, तो 7 पन्ना 35 और 7 दूना 14, मतलब 52 सप्ताह और एक दिन आ रहा है। तो ये जो एक दिन बच रहा है ना, इसी बोलते हैं हम एक्स्ट्रा दिन या अतिरिक्त दिन। तो वो जो साधारण साल रहते हैं उसके अंदर जो एक दिन रहता है एक्स्ट्रा, ठीक है। और अगर यही बात करें हम लीप ईयर की, तो उसमें रहते हैं 2 एक्स्ट्रा दिन। कितने रहते हैं? अगर इसमें भी 7 से डिवाइड करोगे तो 2 एक्स्ट्रा दिन बचेंगे, तो ये होते हैं एक्स्ट्रा दिन। तो ये एक्स्ट्रा दिन सब में पता होना चाहिए कहाँ पे कितने एक्स्ट्रा दिन रहते हैं। देखिए ये तो साल की बात हो गई, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की। आपको मंथ में भी पता होना चाहिए, जनवरी में कितने रहते हैं, फरवरी में कितने रहते हैं, मार्च में कितने रहते हैं। तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट ये समझिए, सभी में एक्स्ट्रा दिन समझो, सारे मंथ में एक्स्ट्रा दिन। देखिए जनवरी जो रहता है वो 31 का रहता है। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने निकल आएंगे आपके, बताइए। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 28 होते हैं, 3 एक्स्ट्रा दिन निकल आएंगे। जो 31 मंथ का है उसके अंदर 3 एक्स्ट्रा दिन। तो मतलब जनवरी के अंदर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जून जुलाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारे के सारे मंथ हैं। तो जनवरी में 3 एक्स्ट्रा डेज रहते हैं, ठीक है। और फरवरी में 0 एक्स्ट्रा डेज रहते हैं। कब? जब फरवरी आपकी मतलब 28 दिन की है। और अगर लीप वर्ष वाली हुई तो फिर एक एक्स्ट्रा दिन रह जाएगा। और यहाँ पर लीप ईयर में तो कुछ है ही नहीं, ये 1970 है और ये 1993, ठीक है। अभी मार्च, मार्च में 3 एक्स्ट्रा दिन रहते हैं क्योंकि 31 का रहता है मार्च। अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा दिन रहते हैं क्योंकि अप्रैल 30 का रहता है। अप्रैल 30 का रहेगा, अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14, 7 चौके 28, दो ओनली 2 बचा ना, तो 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 31 का रहता है इसलिए इसमें 3 एक्स्ट्रा दिन है। जून 2 एक्स्ट्रा दिन, जुलाई 3 एक्स्ट्रा दिन, अगस्त 3 एक्स्ट्रा दिन। जुलाई और अगस्त 31 31 के रहते हैं। सितंबर 2 एक्स्ट्रा दिन, अक्टूबर 3 एक्स्ट्रा दिन, नवंबर 2 एक्स्ट्रा दिन, दिसंबर 3 एक्स्ट्रा दिन क्योंकि दिसंबर 31 का रहता है। जो 31 का है उनमें 3 एक्स्ट्रा दिन ये होते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल टिप पे याद होना चाहिए किस में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दिन का कॉन्सेप्ट अभी खत्म, ठीक है। कैलेंडर का इतना समझ आया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको रेज कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए 3 जून 1970 और 12 सितंबर 1993। तो हम 3 जून 1970 से पहले अगर हम फटाफट 3 सितंबर, 3 अच्छा 3 जून 1993 निकालना है फटाफट, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। 70 से 93 निकालना है हमको, ठीक है। तो 70 से 93 कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल तो ये हो गए। तो 23 साल के लिए 23 दिन तो ये हो ही गए, ठीक है। अब जितने इसमें लीप ईयर आए होंगे उतने दिन और जोड़ देंगे। देखिए 1970 को लीप ईयर कैसे चेक करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। और अगर कोई शताब्दी ईयर है उसे 400 से डिवाइड कर देंगे, तब पता करते हैं। जैसे कभी लिखा हो 1700 लिखा है तो ये क्या लीप ईयर है? नहीं। इसे 400 से डिवाइड करके देखो पूरा कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा, कुछ बच रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और शताब्दी ईयर को 400 से डिवाइड करना है और नॉर्मल ईयर को 4 से डिवाइड करके देखना है। तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौके 16 और 3 बचा, 4 चौके 16 और 3 बचा, 4 50 28, 4 9 जा 36, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा। मतलब 1972 आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। 72 होगा, 72 के बाद 76 भी होगा, 76 के बाद 80 भी होगा। सॉरी 72 4 76, 76 4 80, 80 4 84, 84 4 90, 90 4 94, बस 90 ही तक। 1 2 3 4 5 72, 72 लीप ईयर होगा। यस, 72 4 76 लीप हो, 80 लीप ईयर होगा। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 लीप ईयर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5 लीप ईयर। तो 90, 90 के बाद
84 4 88, यदि यहाँ मिस्टेक हो रही, 84 के बाद 88, ठीक है, 88 के बाद 88 और 4 92, 84 4 88, 88 4 92, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके लीप ईयर हो गए, तो 6 एक्स्ट्रा दिन और जुड़ जाएंगे, 23 तो हो ही रहते, साथ में 6 और हो जाएंगे, 23 6 29, ठीक है, 29 एक्स्ट्रा दिन हो गए, 29 में 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौके 28 प्लस 1, मतलब आपका यहाँ पर 3 जून 1970 में क्या था, आपका बुधवार था, और हमारा एक दिन एक्स्ट्रा आया, मतलब बुधवार प्लस गुरुवार, बुधवार में प्लस 1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा गुरुवार। तो यहां तक पहुंच गए आप, 3 जून 1993 को आपका गुरुवार होगा, ठीक है, होगा गुरुवार। अब हमें थोड़ा सा और जाना है, सितंबर तक जाना है बस, ठीक है। तो देखिए 3 जून तक पहुंच गए, तो जून में कितने दिन बचे, जून होता कितने का, 30 का होता है, 3 तक पहुंच गए, मतलब 27 दिन जून के बचे। जून जुलाई, जुलाई में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 3। अगस्त में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 3। सितंबर, सितंबर तो 12 तक दे के रखा है, ये 12, बस इनको जोड़ लो, 12 और 3 15, 15 और 3 18, और 18 और ये कितना है 27, 18 और 27, ये करना है ना, 18 और 27, 8 7 15 की 5 के 1 2 और 1 3 और 1 4 45, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 6 42, मतलब 3 और बचे, प्लस 3 और जोड़ दीजिए। अब गुरुवार में प्लस 3 कर देंगे, गुरुवार में प्लस 3 कर देंगे, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार शनिवार रविवार, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रविवार पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, बट ये समझाना जरूरी था कैलेंडर का, तो अभी कैलेंडर का काफी हद तक आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, एक बर्तन में 36:x के अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है। अगर पानी की मात्रा x मात्रा मिलाई जाती है, मिलाना का मतलब प्लस x और मिला देते हैं, अगर पानी की, ओके, मिल्क x मात्रा मिलाई जाती है, तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:4। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो, 36 की जगह 36:x लिखा है, कुछ भी x लिखा हो, x की जगह 5 6 कुछ भी लिखा हो, तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, x है, और इसमें कितनी मात्रा मिला रहा है, किसमें, पानी में मिला रहा है, पानी में x मात्रा और मिला रहा है, तो रेशियो कितना बन रहा है, 9:4, बस हो गया आपका सवाल। 2x इंटू 9 करेंगे तो मतलब 9 दूनी 18x हो जाएंगे कि नहीं, बराबर 36 गुणे 4 करेंगे, ये ऐसे लिख दो 36 गुणे 4, बताओ 18 दूना 36 और 2 दूना 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 2 चौके 8, x बराबर 8 लीटर आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, कितने अलग अलग तरीकों से कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो, कभी भी एक साथ नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कैपेसिटी जो वर्ड है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 वर्ड है, ठीक है, 8, तो 8 फैक्टोरियल। लेकिन उसके अंदर रिपीटेशन देखिए आप, किस किस चीज का रिपीटेशन है, सी जो है ना 2 बार आके रखा है, और ए जो है ना 2 बार आके रखा है, तो आप 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को माइनस कर दें, तो ये तो हमारे टोटल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल। फिर हम करते हैं अभी, ताकि स्वर कभी भी एक साथ नहीं आए उसके बारे में करते, अगर हम इनका फैक्टोरियल करेंगे तो 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म, और 2 फैक्टोरियल से ये कट कर दो, तो ये आ जाएगा 2, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 इंटू 6 18, 180, और 8 7 56, ये 56, 18 छिंग 108, 108 का 8 कैरी 10, 18 पंचे 90 और 10 100, ठीक है, और एक जीरो तो है ही, तो ये हो रहा है 10,080, ठीक है, टोटल हो गए आपके 10,080। अभी क्या बोला है, सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए, स्वर कभी भी नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। स्वर कभी भी एक साथ कब नहीं होंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्वर कभी भी एक साथ में नहीं आना चाहिए, तो एक साथ में नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब जब भी स्वर जो देखे रखे हैं, कितने देखे रखे हैं, ए और आई, ये आपके स्वर हैं, ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो ये तो निकाल लिया हमने टोटल, जब एक साथ आएंगे हम वो निकाल लेते हैं। जब एक साथ आएंगे तो ये हो गया 1 2 3, और बाकी कितने बचे, 8 थे ना, तो ये 5 और एक ये हो जाएगा 6। मतलब इधर देखिए सी पी सी और टी बाय, ठीक है, 1 2 3, 3 2 5 और एक ये 6। तो ये टोटल के टोटल कितने हो जाएंगे, 5 तो ये और एक ये, ऐसे ही रखे जाएंगे जब एक साथ आएंगे, वो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, टोटल हमने ये निकाल ली जी, और हमें पूछा है एक साथ नहीं आएंगे, तो हम एक साथ आएंगे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया आपका 5 और एक ये 6 फैक्टोरियल। लेकिन 6 फैक्टोरियल के अंदर देखिए रिपीटेशन इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। इधर भी देखिए ये 3 है, तो ये 3 फैक्टोरियल, और इसके अंदर रिपीटेशन कितने हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, और इसके अंदर रिपीटेशन कितना हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए। इनको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल, ये तो केवल 3 ही रहेगा। ठीक है, ये तो केवल 3 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 को एक्सपांड कर दीजिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हो जाएंगे क्रॉस, 6 पंचे 30, 30 और 4 3 12, 30 इंटू 12, ठीक है, 12 3 36, 360, 360 इंटू 3, और 36 दिया 108, 36 दिया 108, 6 3 18 के 8 हाथ के 1 3 3, 36 दिया 108 होते हैं, मतलब 1080। ठीक है, 1080। ये समझ आया कैसे किया, 1 2 3 4 तो ये था, 1 2 3 4 5 तो ये था, प्लस एक ये 6। ठीक है, और इसको एक मानते हैं टोटल, क्योंकि ये एक साथ नहीं आना है और हम आने की कर रहे हैं, तो एक साथ ले लिया हमने, पहले टोटल निकाल लिया, फिर एक साथ आने का कर लिया, तो हमें एक साथ नहीं नहीं मिल जाएगा ना आंसर। ठीक है, तो टोटल हो रहा है हमारा 10080, और उसमें से 1080 हमको माइनस कर देना है। 1080 हम माइनस कर देते हैं, 8 में से 8 गया 0 0, और 10 में से 1 गया, तो ये बचा 9, और 1 में से 1, मतलब 9000 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परम्यूटेशन एवं कॉम्बिनेशन का चैप्टर का ये सवाल है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहुत सिंपल है ये, आप देखिए, इसे रिपीट करके देखिए, आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं का पूछ रहा था, आने का नहीं पूछ रहा था, कोई भी चीज ताकि सभी स्वर कभी एक साथ ना आए, नहीं आए। तो हमने क्या है, कभी सबसे पहले तो हमने टोटल निकाल लिया कि टोटल कितनी बार आएगा, और फिर हमने टोटल में से सभी स्वर एक साथ आएंगे वो माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, कभी सभी स्वर एक साथ नहीं आएंगे वो मिल गया। ठीक है, ये हमने पहले टोटल निकाला, उसमें से सभी स्वर एक साथ आएंगे वो माइनस कर दिया, तो एक साथ स्वर नहीं आएंगे वो हमको मिल गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ये देते हैं केस स्टडी। निम्नलिखित का मतलब चित्रलेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यह बार चार्ट 5 विभिन्न योजनाओं में से ए द्वारा निवेश की गई राशि को दर्शाता है। ठीक है, ए की निवेश की राशि 1000 में देकर रखी है, 5 योजनाएं हैं, S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, इसमें इनने 12,000 लगाए, S2 में 15,000, S3 में 16,000, S4 में 20,000 और S5 में 18,000। सभी योजनाओं में मिलाकर ए द्वारा निवेश की गई कुल राशि, सारी योजनाओं को जोड़ दीजिए आप, जितनी निवेश की राशि है, तो 15 15 16 17 10 27, 27 और 6 33, 10 43, 43 और 20 53 63 63 और 8 63 8 71 81, मतलब 81,000। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी योजनाओं में मिलकर ए द्वारा निवेश की गई कुल राशि का पता लगाना थी, तो ये 21,000 81,000 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 152 कहता है कि S1 और S3 योजनाओं में निवेश की गई राशि S1 S4 और S5 योजनाओं में सम्मिलित रूप से निवेश की गई राशि की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। मतलब S2 और S3 योजनाओं में कितनी राशि की गई, S2 और
S2 और S3 में, ठीक है। S2 में कितनी की गई 15 और S3 में कितनी की गई 16, ठीक है। तो S2 में हो गई 15 और S3 में हो गई 16, तो 15 और 16 कितने हो गए 31। और क्या पूछा है, और पूछा है कि S1 S4 और S5, S4 S5 और S1 मतलब 18 18 ये और 2 20 और 10 30 और 20 50, ये 50, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, सम्मिलित रूप से निवेश की गई राशि की तुलना में इसकी तुलना में ये कितना है, इसकी तुलना में ये कितना है, ठीक है। कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कितना कम है, पहले तो देखिए 19 कम है, किससे कम है 19 मतलब 31 से कम है। योजनाओं में सम्मिलित रूप से निवेश की गई राशि की तुलना में, अच्छा ओके 19 कम है, लेकिन हमें निकालना है ये S1 S4 और S5 की तुलना में निकालना है, ठीक है। तो ये 19 कम है इस इनकी तुलना में, मतलब 50 की तुलना में निकालना और 100, ठीक है। तो 50 से कट करोगे 50 टू जा 100 और 19 दूना 38, तो ऑप्शन नंबर 38 जहां पर होगा वही आंसर है, 38%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 153 देखिए क्या कहता है, 153 क्या कहता है, S1 S2 S3 S4 S5 योजनाओं में निवेश की गई मात्रा में क्रमशः 10%, 12% और 25%, 15% और 20% की वृद्धि हुई, बढ़ जाती है मतलब, है ना। तो S3 और S4 योजनाओं में मिलकर निवेश की गई संशोधित राशि S1, अच्छा S3 और S4 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई संशोधित राशि S1 S2 S5 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई संशोधित राशि का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो S1 S2 S3 इनको संशोधित राशि 10-10% बना बढ़ा लेते हैं। तो S1 है कितनी, S1 है 12,000, 12 लिखा है मतलब 12,000 है ना, तो 12,000 में कितने 10% की वृद्धि, तो हम डायरेक्ट यदि 110% निकाल दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 1 2 1 2 और 12 की 2, 12 एकम 12, 12 की 2 हाथ के 1, 12 और 1 13, और कितनी जीरो रखना है 2 जीरो, मतलब 13,200 आ गया S1 संशोधित हो गए। और S2 कितना है देख लीजिए, S2 कितना है, S2 है अपना 15,000, ठीक है। तो इसे 15,000 लिखेंगे और संशोधित कितना होना है 12%, 12% मतलब हम डायरेक्ट 112 निकाल लें तो हमारा संशोधित हुई प्राइस आ जाएगी 15 दूना 30 का 0, कैरी 3, 15 एकम 15 3 18 की 8 हाथ के 1, 15 एकम 15 और 1 16, 1680 और कुछ मिस्टेक हुआ है, 15 दूना 30 का 0 हाथ के 3, अच्छा 15,000 था तो एक 0 और रहेगा 16,800, ठीक है। S2 हो गया। S3 संशोधित निकाल लें, निकालना पड़ेगी और क्या, S3 कितना है 16, तो 16,000, ठीक है। उसका कितना संशोधित है 25%, मतलब 125 निकाल लें आप तो आपको निकल जाएगा फटाफट, ठीक है। एक 2 जीरो से ये दो जीरो कट कर लें, या फिर देखिए 25 पंचे होते हैं वो 25 चौके होते हैं, ये याद रखो, है ना। 4 ये रख दो और ये 3 जीरो, ठीक है। पांचों के 20 मतलब ये 20,000 हो गए, ठीक है। S3 आपका 20,000 हो गया। नाउ S4 देख लीजिए, S5 तक है, S4 देख लीजिए, S4 कितना है, S4 है 20,000, ऑलरेडी है। 20,000 का कितना बढ़ाना है, अब देखिए 20,000 का कितना बढ़ाना है, कितने परसेंट बनाना है 15%, मतलब 115 निकाल लीजिए आप, 115/100, ठीक है। 115/100, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 दूना 10 0 और 20 एकम 20, मतलब 1,000 इंटू 23, 23,000 हो जाएगा, ये 23,000 हो जाएगा S4, ठीक है। S5 भी निकाल लीजिए, ये तो निकालना पड़ेगी सारी की सारी, देखिए S5 कैसे निकालेंगे, 20% बढ़ाना है। अब S5 है कितना, देखिए S5 है 18,000, 18,000 का 20% बढ़ा दीजिए,
ये 18,000 और इसका 20% बढ़ा दीजिए, 20% बोले तो 120%, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, 5/6/5, 5 से कट कर दो, 5×3 = 15, 3 बचा, 5×6 = 30 और डबल जीरो, ठीक है। और 36 36 की 6 हाथ के 3, 6×3 = 18, 18×3 = 21 और 2 जीरो, 21,600, ठीक है। ये आ गया 21,600, ये आ गया 23,000, ये आ गया 20,000 और ये आ जाए, ये आ रहा 13,200 और ये आ रहा 16,800, ठीक है। देखिए जो लोग पहले से तैयारी करके रखे हैं वो तो अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन देखना है तो फिर मैं कर रहा हूँ धीमे धीमे, क्योंकि माउस से उतना धीमे ही लिखा जाता है, फटाक से नहीं लिखा जाता। तो S1 S2 S3 S4 S5 ये पांचों के पांचों की संशोधित राशि निकल गई। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ लेते हैं। S3 और S4 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई राशि, S3 और S4, S3 और S4 में कितनी की गई, ये इसमें 20,000 और इसमें 23,000, तो कितनी 43,000 हो जाएगी। हो गया 43,000, 43,000 हो गई कि नहीं। मिलाकर की गई संशोधित राशि S1 S2 S5 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई संशोधित राशि से कितना प्रतिशत है। तो देखिए इन तीनों को जोड़ दें, जो बची हैं तीनों, 21,000 ये है, 13,000 ये है और 16,000 ये है। तो 16×3 = 19 और 10 = 29, 29 और 20 = 39 और 49, 49,000 में 49,000, 8 और 2, 1,000 और जोड़ दो, 50,000 और 50,600, ये 50,600 है, सभी को जोड़ के 50,600 हो रही, ठीक है। ये तीनों S1 S2 और S5 को जोड़ के 50,600 हो रहा है और S2 और S5 को जोड़ के हो रहा है, ये हो रहा है। S3 S4 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई संशोधित राशि S1 S2 और S5 योजनाओं में मिलाकर निवेश की गई संशोधित राशि का कितना प्रतिशत है। अब ये बताना है हमको कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 43,000 5,600 का कितना परसेंट है, बस इसका रेशियो निकाल दीजिए आप। देखिए ये है 43,000, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही कर दो, एक 2 जीरो से, मतलब 430/506 लिख लो। ये 430 है और ये है 506, बस इनका परसेंटेज निकालना है, 506 का 100, ठीक है। कट कर लें 506, ये 506 है, ठीक है। 506, 506 को कट करते हैं अपन, मिस्टेक 506 नहीं है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कुछ गड़बड़ होगा, 1,000 की मिस्टेक हो रही है। देखिए कैसे S1 S2 और S3 इन तीनों को ऐड करना है, 13,200 और 16,800, 13,200 16,800 21,600 को ऐड करेंगे तो 13 और 6 = 19 और 20,000 तो ये हो गए और 20 और तीनों योजना को जोड़ना है, 13 अच्छा ओके ओके, 13 और 6 16, 16 और 3 19 और 10 29 और 1 30, 30 और 20 50, 51,600, 51,600 होगा, 50,600 नहीं, 51,600 होगा, ऐड करने में मिस्टेक, ठीक है। 51,600, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 430, क्या क्या रहेगा, 430 अपॉन 516 और इंटू 100। इसको सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके 2 जीरो के 2 जीरो लास्ट तक कट गए ना, तो इतना बचा। आप 2 से कट कर लें, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16, 258 दूना 516, 2 से कट, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 215 ये आ रहा है। 2 से फिर कट हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा, ठीक है। और इसे 50 कर दो, ठीक है। अब ये कट कर लिए, 129 इंटू 50, 129 इंटू 50, 215, 215 किस तरीके से, 215 गुणित 5 कर लेते हैं, 55
या फिर 2 से कट किया था, अच्छा ओके कर ही लेते हैं। पचम 25 की 5 हाथ के 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 दूना 10, 1075 अपॉन 129, 129 का डिवाइड कर दिए। 129 का 10 बार पढ़ेंगे तो ये 1290 होगा, तो 10 बार तो नहीं जा रहा, मतलब 8 करीब जा रहा है। 129 8 टाइम्स, 8 रहेगा 8 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो 129 गुणित 8 करेंगे तो कितना आएगा, 129 गुणित 8 करेंगे आप तो कितना आएगा, 9 की 2 हाथ के 7, 8 दूना 16, 16 और 7, 16 और 7 23 है ना, 23 की 3 हाथ के 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1032। और ये कितना था 1075, तो 1075 में से आप क्या कर लो 1032 माइनस कर दो। 1032 को माइनस कर देंगे, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, मतलब 43, 43 हो जाएगा। तो ये फिर ये 430 हो जाएगा 8 टाइम। ठीक है 153। तो एक मिनट, अब इसको मैं इस जगह तो कहीं बच नहीं रही, इरेज कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा से, इरेज कर लेते हैं। ये तो हो गया ना, ये सब तो हो गया, ठीक है। ये फटाफट इरेज करके इस कैलकुलेशन एक ही करना है ओनली। चलो ये इरेज हो गया, पेन ले लिया। कितना था 10 टाइम डिवाइस किया था तो ये आ गया था 43, और हाँ 215 इंटू 50, ओके 0, 430, दोबारा से कर लेते हैं। 430 अपॉन इधर है 516 और इधर है 100, ऐसे ही है ना, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये पहले 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 नाम 36, 4 एकम 4 और अच्छा ये तो कट नहीं रहा, 430 तो कट नहीं रहा 4 से, तो इसे काट दो। 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, इधर है 25, ये है 430, ठीक है। ये 25 है, ये 430 है, ये कटा नहीं है, ठीक है। और अब इसे पूरा डिवाइड कर देते हैं। अच्छा 25 का 0, 25 थी 75 की 5 हाथ के 7, 25 चौका 100, 7 107, ये आ रहा 107, मतलब ये 10,750 अपॉन ये करना है आपको 129। 129 का 8 टाइम्स करा था तो 1032 आ रहे थे, ठीक है। 8 टाइम्स किया तो 1032 आ रहे थे, 1032 का जब माइनस किया तो 43 बच रहे थे, कितना 43, मतलब 430, ठीक है। और क्योंकि 0 लास्ट में 430, अब 129 दूना कितना होगा, 129 दूना मतलब 130 मान लें तो 13 × 3 = 39, मतलब अगर 129 को 30 मान लें तो 3 टाइम्स करेंगे, 13 × 3 = 39, 3 टाइम्स तो जा रहे हैं तो 83 तो आ गया पॉइंट। अब 83 पॉइंट के आसपास कुछ है, हाँ 83, ये बहुत नियर है 82 भी, लेकिन 83 तक तो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है 83.33। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, दो व्यक्ति ए रेशियो बी की आय के अनुपात में और उनका व्यय 4 रेशियो के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय में क्या अंतर है। देखिए जब भी आय व्यय की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि सॉरी ये कैसे हो गया, ये देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो इनकम होती है उसमें से जो व्यय घटा देते हैं तो हमारी सेविंग हो जाती है कि नहीं, ठीक है। तो इनकम जो देके रखी है, देखिए हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखेंगे आप। इनकम जो देके रखी है ए और बी की, क्या देके रखी है इनकम 2:3, तो 2:3 लिख दिया। हमेशा जिसकी पूछेगा उसको मतलब, तो उनकी आय पूछी है ना तो आय को इनकम को ऊपर रखना है। अगर व्यय मतलब एक्सपेंस पूछा तो एक्सपेंस को पहले रखते हैं। अभी इनकम पूछा तो इनकम को पहले रख दिया। और एक्सपेंस कितना है 4:7, 4:7 है, ठीक है। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग आ जाएगा कि नहीं। और इधर सेविंग कितना देकर रखिए 4,000 रुपये बचाता है,
प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है, ये भी 4,000 और ये भी 4,000 बचाता है, ठीक है। और इनके क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से तिरेक गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तिरेक गुणा, तो आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। 7 का 2 में करेंगे, 7 दूना 14, ठीक है, और माइनस 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 12, और नीचे इनमें आपस में 4 चौके 16 और 7 चौके 28, मतलब 28,000 माइनस 28,000 लिख लीजिए, माइनस 16,000, ठीक है। ये 14 में से 12 गए तो ये 2 रेशियो बचा, 16 4 8 4 12, ये 12,000 बचा, ठीक है। 2 रेशियो की वैल्यू 12,000, 1 रेशियो की वैल्यू 6,000। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो उनकी आय में क्या अंतर है, आय इनकम कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, अंतर पूछा है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी आई है, 6,000 आई है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, यदि समुच्चय x बराबर ये देख रखा है और समुच्चय y बराबर ये देख रखा है और सकल समुच्चय यूनियन ये देख रखा है, तो ये चीज बताना है, ठीक है। सबसे पहले समुच्चय के लिए देखिए, समुच्चय समझ लीजिए, ये समुच्चय इंपोर्टेंट है और आता भी है। तो ये जो साइन रहता है ये रहता है यूनियन का साइन, इसे क्या बोलते हैं, यूनियन, और हिंदी में बोलते हैं इसे संघ समुच्चय और यूनियन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रहता है वो बोलता है इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलेंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय। तो ये और ये साइन समझ गए, यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है संघ समुच्चय और इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है। तो समुच्चय को निरूपित करने की, सबसे पहले समुच्चय को, जो समुच्चय रहता है उसको रिप्रेजेंट करने की 2 विधि रहती हैं। कौन कौन सी विधि रहती है, पहली जो विधि रहती है सारणीय या रोस्टर विधि रहती है, कौन सी, सारणीय या रोस्टर विधि, ठीक है। देखिए समुच्चय, पहली बात तो करली ब्रैकेट में तो आता ही है, ठीक है, और उन जैसे 2 लिखा, कॉमा 3 लिखा, ये कॉमा जिसमें लगा रहता है उसे सारणीय या रोस्टर विधि बोलते हैं। जो दूसरी विधि है उसे हम बोलते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि क्या सी है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण। ये पहली थी सारणीय या रोस्टर विधि, ठीक है, और दूसरी है गुण विधि या समुच्चय विधि, समुच्चय विधि, समुच्चय विधि, ठीक है। उसमें दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में थोड़ा सा ब्रैकेट तो कर ली ही रहेंगे, बट क्या होता है इस तरीके से अनुपात में दिया रहता है, 4:5 दिया है, ठीक है। और या फिर आपको अनुपात में और बहुत सारी चीज लिखी है, जैसे x दिया है, फिर इधर लिखा है हिंदी के स्वर लिखा है, या फिर हिंदी के व्यंजन लिखा है, इंग्लिश के व्यंजन लिखा है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से अनुपात में रहता है, तो उसे बोलते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो ये 2 हो गए। इसके अलावा एक रिक्त समुच्चय रहता है, रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन और रिक्त समुच्चय, इसे फाई से डिनोट करते हैं। अब समुच्चय के प्रकार देखिए, समुच्चय के 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीमित समुच्चय, दूसरा होता है असीमित समुच्चय, 5 प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, 5 प्रकार के। दूसरा असीमित समुच्चय, सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, तीसरा जो रहता है वो रहता है रिक्त समुच्चय, जो कि मैंने अभी बताया, रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय जब भी फाई आएगा ना तो वो रिक्त समुच्चय। और जो चौथा रहता है वो रहता है एकल समुच्चय, ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट रहता है उसके अंदर, तत्व। और पांचवा जो रहता है उसे बोलते हैं हम तुल्य समुच्चय, जिसमें तुलना की जाती है, उसे बोलते हैं तुल्य समुच्चय, ठीक है। तो ये 5 टाइप के तो हो गए आपके समुच्चय, और 2 विधि हो गई। और अभी देख लेते हैं और आगे, ठीक है। जो एन डिनोट करता है ना, वो क्या डिनोट करता है, एन का मतलब होता है नंबर या एलिमेंट। जैसे कभी ए दिया है ना, ए के अंदर इस तरीके से देके रखा है 1 2 3 4,4 और ए बंद है, तो इसके अंदर अगर एन ए की बात करी जाए तो वो कितना है, मतलब एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है कि नहीं, 4, तो 4 लिख दिया। इधर कुछ और भी हो सकता था, जैसे ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होगा, 1 2 3, तो हम लिख देते 3 एलिमेंट। तो ये एन का मतलब यही रहता है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी आई होप, समुच्चय के बारे में बहुत सिंपल वर्ड में मैंने बताया, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, जिनको समझ नहीं आएगा मैं उनके 100% रिप्लाई करूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगर जो चीज समझ में नहीं आएगा उसको सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाए, और सरल भाषा में, सरल से सरल, ठीक है। नाउ इरेज करते हैं और इसके अंदर और चीज समझ लेते हैं, ठीक है।
अब ये चीज समझ लेते हैं कभी, जैसे सपोज कीजिए इसी में समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे x बराबर ये चीज लिखा है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अभी इसकी बात कर रहा है x यूनियन बाय निकालना है हमको पहले। तो x यूनियन बाय निकालना है पहले, फिर हम n निकाल लेंगे। n मतलब एलिमेंट ही निकालना है ना, तो x यूनियन बाय निकालना है पहले। तो हम एक्स यूनियन बाय का मतलब ये हुआ, इनको इस ऑर्डर में लिखा जाता है कि जो इसमें भी हो वो इसमें भी हो। जैसे 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है, तो 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 दोनों में एक ही बार लेना है। और इसके बाद है 11, तो 11 भी एक ही बार ले लेना। उधर कहीं पे 11 है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लो। रिपीट नहीं होना चाहिए, दो दो बार नहीं लेना। 8 हो गया, 11 हो गया, उससे बड़ी संख्या कितनी है, 20, तो 20 इधर भी है, 20 इधर भी है। दो बार नहीं लेना, एक ही बार लेना, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनियन में तो यही तो कमाल है, रिपीट नहीं होना। 20 हो गया, इसके बाद कितना है, 33, फिर है 37। ठीक है, तो पहले 33 लिख लिया, फिर 37 लिख लिया, फिर कितना लिखेंगे, 112। नहीं, 112 नहीं लिखेंगे, पहले 102 लिखेंगे, क्योंकि 102 बड़ी है। फिर लिखेंगे 112, फिर लिखेंगे 480। तो देखिए, अगर x यूनियन बाय की बात करें, तो ये आपका x यूनियन बाय बन गया। ठीक है, और x बाय था, x यूनियन बाय बन गया। ठीक है, और अगर n x यूनियन बाय की बात करें, तो वो हम निकालते हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 480 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कितने हैं, 8। 8 एलिमेंट है कि नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब हमको ये तो निकल आया अपना n, इतना चीज निकल आया। ठीक है, और इसके अलावा हम n इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन बाय भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले x इंटरसेक्शन बाय निकाल लेते हैं। अब देखो x इंटरसेक्शन बाय कैसे निकालते हैं, वो चीज जो इसके और इसके अंदर कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, सर्वनिष्ठ, उभयनिष्ठ, मतलब इसमें और इसमें होना चाहिए, सर्वनिष्ठ होना चाहिए। देखिए इसमें 8 है और इसमें भी 8 है, तो हम 8 एक बार लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा 11 नहीं है, 20, हाँ 20 है, तो 20 भी लिख लेंगे। 33, फिर इसके अलावा कुछ नहीं है, ना 33 है, ना 480 है, ना 402 है, ना तो इसके अंदर अगर x इंटरसेक्शन बाय देखें तो ये आ गया यहाँ पर। लेकिन अगर n x इंटरसेक्शन बाय देखें तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इतना आ गया, इतना आ गया। अभी हमने एन एक्स यूनियन बाय निकाला, अब हमें निकालना है एन एक्स यूनियन बाय, और इसका डैश निकालना है, डैश निकालना है। अब ये ध्यान रखो, डैश कैसे निकालते हैं। डैश ऐसे निकालते हैं, जो यूनियन दिया रहता है उसके अंदर एलिमेंट देखते हैं पहले कितना है। तो 1 से लेके 500 तक दिया है, मतलब इसके अंदर 500 एलिमेंट है। जो यूनियन के अंदर है वो है कितने, 500 एलिमेंट। ठीक है, और जो हमारा x यूनियन बाय है उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट। तो 500 में से 8 घटा देंगे, मतलब 492, 492 एलिमेंट जो है हमारे आ गए। तो ये होता है x यूनियन बाय डैश, तो ये होता है 492। इसी तरीके से हमें इसे निकालना है n। अच्छा, ये इसमें तो डैश चाहिए भी नहीं है ना, डैश की तो जरूरत ही नहीं है, बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू तो मिल गया, ये 492 है, बटे में 3 है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 492 आ गया, ध्यान रखिएगा, इरेज ऑल। ठीक है, 492 आ गया था, और बटे में हमारा 3 है, तो बटे में 3 लिख देते हैं। माइनस में कितना है, ये कितना आया था, अच्छा ये तो दो, कितना आया था, एक्स एन, ये आया था 2, 2 आया था ना। हाँ, दो, 8 और 20 ही तो आ रहे थे, 8 और 20, तो 2 आया था ना। और 2 की पावर कितना था, 6, 2 की पावर 6 है, बस 3 से डिवाइड कर दो। 3 बन जा 3, और 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 164, और 2 की पावर 6 करते हैं तो 2 की पावर 6 कितना आता है, 64। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। 164 माइनस 64 मतलब 100 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 100 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन में 100 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में 100 मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156।
एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा सेल किया, ठीक है, और 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर बेचा, आधे पर, और शेष को इसके लागत मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में नुकसान प्रतिशत निकालिए। नुकसान मतलब लॉस मतलब हानि कब होगी? जब क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा, मतलब बेचने का प्राइस, ठीक है, मतलब सॉरी, क्रय मूल्य उसे बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, यस, कॉस्ट प्राइस सीपी हमारा ज्यादा रहेगा, हमने ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, ऐसा सीपी माइनस एसपी, तब वो लॉस होता है, हानि होती है हिंदी में, है ना, हानि, ठीक है। तो यही पूछा, पूरे लेन देन में नुकसान का प्रतिशत निकालिए। पहले नुकसान निकाल लेते हैं, फिर नुकसान का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो नुकसान निकालने का क्या है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, पहले वो देखिए। कॉस्ट प्राइस देखिए, इधर क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, 40% हिस्से को, तो विक्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य निकाला, पहले सेलिंग प्राइस निकाले, सेलिंग प्राइस कैसे बेचा है, एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को, तो कुल में मान लेता हूं एक्स है, उसी के एक्स के कितने 40% हिस्से को, 40% हिस्से को कितने में बेच दिया, इसके लागत मूल्य के 4/5 पे, ठीक है, पहला तो ये हो गया, 4/5 पे बेच दिया, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर, तो जो x है उसका 36%, ठीक है, 36% है ये, 36% को उसके इसकी लागत मूल्य के आधे पर मतलब 1/2 पर, ठीक है, लागत मूल्य के आधे पर मतलब 4/5 में से फिर एक बचा, एक का आधा मतलब 1/2 हो गया, ठीक है, और प्लस इसके अलावा जो है 36% के, और शेष कितना बचा, 40% और 36%, 40 30 70 76%, मतलब 24% और बचा। तो x का 24% जो है, इस x का 24% जो है वो कितने में बेचा, बचे हुए मूल्य पर, मतलब शेष के, मतलब बन बचेगा, ठीक है, बन बचा है, शेष के मतलब बन के, ठीक है। तो अब इस तरीके से सेलिंग प्राइस जो है ना आपका निकल के आएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 8 जा हो जाएगा 14, और 2 4 से ही कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 बचा, और 4 5 जा 20, मतलब 8x/25 बचा इधर, 8x/25, ठीक है, प्लस इधर कितना बचेगा देखिए, 36 18 और इधर 50, इधर 9 और इधर 25, तो 9x और 25 दूना 50, 9x/50। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, 24/100, तो इसे लिख सकते हैं 12/50, मतलब 6/25, 6x/25 लिख सकते हैं कि नहीं, 6x/25। अब इसे 50 से क्या कर दीजिए भाई, 25 दूना 50 2, और इधर ये 9x थे, कितना था 8x आया था ना, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16x, प्लस ये 50 से डिवाइड किया तो ये 9x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 दूना 50 2, यानी 6 दूना 12, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, 12x और 8 12 और 20 21, 21 और 6 27 और 10 37, मतलब आपको 37, सेलिंग प्राइस जो है वो आ गया आपका 37x/50, ये आ गया 37x/50 आ गया भाई, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 37x और सीपी हमने x माना है,
कॉस्ट प्राइस हमने एक्स माना है, तो लॉस देख लीजिए, लॉस कितना निकला है, हानि। इसको सी सेलिंग प्राइस पहला हमने एक्स माना है और दूसरा आ गया आपका 37x माइनस 37x अपॉन 50, ठीक है, और ये एक्स माना है। तो इसे 50 माइनस 37x कर देंगे तो आपका लॉस पता चल जाएगा। 50 में से 37 गया मतलब 3×10, 13x अपॉन 50, 13x अपॉन 50, ये आपका लॉस आ गया। लॉस तो पूछा नहीं है, अब पूछा है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखिए इसको यहाँ पे रेज कर लेते हैं। ये हमारा लॉस आ गया 13x अपॉन 50, ठीक है, 13x अपॉन 50 आ गया, इतनी जगह बहुत है, इतने में हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, तो 13x अपॉन 50 जो है ये आपका लॉस है, बटा किसके बटे में रखेंगे, अपना जो कंप्लीट सीपी था, सीपी के बटे में रखेंगे इंटू 100, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में एक 1 मान लो, 13x अपॉन 50 लिखेंगे, जो सबसे लास्ट का रहता है वो सबसे ऊपर पहुंचता है, ऊपर गुणा होता है, मतलब 1 अपॉन एक्स और इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, मतलब 50 का गुणा 2 में करेंगे, 50 दूना 100 और x से x कट गया, मतलब 13 इंटू 2 26%, 26% का लॉस हुआ, 26% का लॉस हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, 3 बच्चे एक साथ एक ही जगह में बाहर निकलते हैं, उनके कदमों की माप कितनी है, 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। प्रत्येक की न्यूनतम दूरी चलना चाहिए, प्रत्येक को न्यूनतम दूरी, ताकि सभी उसी कदम को पूर्ण कदमों में तय करें। मतलब 36, 24, 48 का एलसीएम निकाल दो भाई, 36, 24 और 48 का फटाफट एलसीएम। 2 से कट करें 19, डायरेक्ट 12 से कट कर दो, 12 थी 36, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 2 से कट कर दो, 3 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से फिर कट कर दो एकम, 3 से फिर कट कर दो, 3 दूना 6 दूनी 12 और 12 गुणित 12 मतलब 144। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, 60 का 20%, 60 का 20% मतलब 20% मतलब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 प्लस 90 का 70%, 90 का 70%, 70% मतलब 9 7 63, ओनली 63, जीरो से जीरो कट हो जाएगी, तो ये 63 माइनस एक्स का 250%, 250%, ये 250 इंटू 100, 100 से डिवाइड करोगे, जीरो से जीरो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, या फिर इतना ही रहने दो इसको, जीरो से जीरो, 25/10, ठीक है। का बराबर में देख रखा है 80 का 50%, 80 का 50%, 80 का 50%, ठीक है, जीरो से जीरो, 8 पंटे 40, बराबर में 40 आ जाएगा। 5 से कट कर दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो गए 12 प्लस 9 7 63 माइनस माइनस कितना होगा 2.5, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5x, मतलब 2.5x हो गया, और बराबर में 8 पंचे 40, ये 40 हो गया भाई। 63 64 65 10 75, 75 माइनस 40 बराबर पर 2.5x, ठीक है। और 75 में से 40 गए, 40 30 35, 35 को एक जीरो बढ़ा लो और इधर से जीरो हटा दो, मतलब 25/300, 25 एकम 25, 10 25 चौके 100, एक्स की वैल्यू आ रही 14, एक्स की वैल्यू आई कितनी 14, तो 14 कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू आई 14, ऑप्शन नंबर ए के अंदर 14 है, ठीक है, तो 14 लगा दीजिए आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159, एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, अगर वह वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 40, 4 वर्ष में और 2 वर्ष में ब्याज के रूप में 400 रुपए का अंतर है, कितने का, 400 का अंतर है। तो हम मान लेते हैं कि कोई पी एक राशि है, उसको क्या करते हैं, पहले 4 वर्ष के लिए दिए हैं, ठीक है, और 10% के ब्याज से दे रहे हैं, ठीक है, 10% के ब्याज से। इसका
और वो वही की वही पी मतलब सेम ही राशि है, उसे ही 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं और उस पे भी 10% का ब्याज ले रहे हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 400। बस ऐसे सॉल्व कर लो, पी की वैल्यू हो जाएगी। 10 से कट करेंगे 10, 10 से कट करेंगे आप 10, और सॉल्व करना है और सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर इसे 4p लिख लो, 10 ही रहने दो, और इसे 2p लिख लो और बराबर में 10 का गुणा मतलब 4000 हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, और 4 में से 2p गए तो मतलब 2p बराबर 4000, 2p बराबर 4000। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2000 रुपए, कितनी 2000। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 160, इसे तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे 17/11 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मोड में लिख लीजिए, 234/13, और ये भाग का चिन्ह है, भाग को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए आपका बेस जो है ना ऊपर चला जाता है और जो ऊपर का है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, 34/19 और इंटू 165, 165/153। अब बस ये देखना है कौन किससे कट रहा है। देखिए 19 एकम 19, 19 3 जा 57। ठीक है, ये 234 है, ये 11 है, 11 से देखिए 11 बन जाए 11, 11 5 जा 15। ठीक है, 17, 17 चौके 68, 4 से कट रहा है, ये 13 है, 13 से ही कट रहा है। देखिए 13 एकम 13, 10 बचा, और 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, कट गया कि नहीं, 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104। ठीक है, और 17 दूना 34, 17 नम्मा 153। ठीक है, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से काटो, 3 5 15, 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 से काटो, 2 नाम 18, और 9 गुणित 5, और कुछ भी नहीं बचा, 9 गुणित 5 करोगे 9 पन्ना 45, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं आई थिंक, यस। अब इसके बाद आएगा हमारा पार्ट नंबर 4। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो भी यूपीएसआई के एस्पिरेंट हैं उनके साथ जरूर शेयर करें प्लीज, ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, ये पार्ट 3 हमारा फिनिश हो गया और पार्ट 4 बहुत जल्दी आने वाला है। केवल मैथ के नहीं, इसके बाद रीजनिंग के भी पार्ट आने वाले हैं फटाफट। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4 के अंदर बहुत जल्द। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।